दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान खंड से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रभाव होंगे, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए कि जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, गलत है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, सही है। इसके अलावा पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घट सकती हैं, ये आपका सही नहीं है। और उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, बिल्कुल सही। और सातवां है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है। तो 1, 3, 4, 6 और 7 सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा जटिल भी है, लंबा प्रश्न है। सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं वो कोरोनल मास इंजेक्शन, उच्च गति की सौर पवन और सौर ऊर्जा कण, ये सभी सौर गतिविधि के रूप हैं। सौर प्रज्वाल वास्तव में विद्युत सूर्य की चुंबकीय ऊर्जा के रिलीज के द्वारा हुए विकिरण के तीव्र विस्फोट हैं और सौर प्रज्वाल हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं। सौर प्रज्वाल उच्च ऊर्जा कणों और विकिरण युक्त होते हैं जो जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक हैं। ये सौर प्रज्वाल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण के कारण पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाते, परंतु ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण तक पहुंचने पर पृथ्वी के आयन मंडल क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां बाधित या विफल हो सकती हैं, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। और आप जान लीजिए, सौर प्रज्वाल के अंतर्गत सूर्य द्वारा उत्पन्न एक और घटना पृथ्वी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। ये सौर विस्फोट का एक रूप है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कणों के फटने और विद्युत चुंबकीय उतार चढ़ाव को प्रेरित करते हैं, जो विद्युत ग्रिड में ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। एक सीएमई के कण एक उपग्रह पर महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक से भी टकरा सकते हैं और इसकी प्रणाली को बाधित कर सकते हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां और ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियों के घटित होने से इनका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, अंतरिक्ष यान दोस्तों पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान वायु के कणों से टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न हुए घर्षण से अंतरिक्ष यान की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है, जो रेडियो सिग्नलों को बाधित कर भू स्टेशन से अंतरिक्ष यान के संपर्क को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके दो कथन दिए गए हैं। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। और संगीत के एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने के कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन में देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक जो है वो सही नहीं है। और आप जान लीजिए, तुल्यकारी उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह की कक्षा ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है और इस कक्षा में स्थापित एक उपग्रह के दायरे में धरती का 1/3 भूभाग आ जाता है। यदि इस कक्षा में 3 उपग्रह समान दूरियों पर स्थापित कर दिए जाएं तो सारी दुनिया में संचार व्यवस्था स्थापित की जा सकती है और इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर संचार प्रसारण हेतु
प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, तो आप देखिए कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, बिल्कुल सही है। कक्षा वृत्ताकार होती है, सही है। और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, तो सही है। और कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर 1, 2, 3 केवल सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भू अप्रगामी कक्षा एक वृत्तीय भूतुल्यकालिक कक्षा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। समुद्र तल से इस कक्षा की ऊंचाई लगभग 22,236 मील होती है और कभी कभी इसे क्लार्क कक्षा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के एक नियत बिंदु से देखने पर भू अप्रगामी कक्षा में स्थापित कोई उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूस्थैतिक स्थिति क्या होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, उसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। दोस्तों जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, तो इसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर भू स्थिर उपग्रह कार्य करते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती है और ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। इनकी गति पृथ्वी के परिभ्रमण से समान होने के कारण ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह घूमता है कैसे? तो सही उत्तर है स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहिर्मंडल में दोस्तों संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। और आप जान लीजिए कि पैटरसन ने वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य या बहिर्मंडल। दोस्तों बाह्य मंडल में वायु अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और इसी में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। उपग्रह के माध्यम से जानकारी सुलभ हुई है कि बाह्य मंडल के ऊपर चुंबकीय मंडल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर उपग्रह का काल होता है कितना? तो सही उत्तर है एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे। और आप जान लीजिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है और भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 1 वर्ष। तो सही उत्तर है 24 घंटा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए आरेखों में कौन सा आरेख अंतरिक्ष के तुल्यकारी उपग्रह पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए यानी वृत्ताकार है। दोस्तों तुल्यकारी उपग्रह का पथ जो है वृत्ताकार होता है। विकल्प ए का आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया है किसको जानने के लिए? तो सही उत्तर है पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। दोस्तों अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले धरती जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश के उद्देश्य अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नामक अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना की थी। केपलर मिशन मार्च 2009 में प्रक्षेपित किया गया और 9 वर्षों तक संचालित होने के बाद 30 अक्टूबर 2018 को नासा ने इसे सेवा मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो उत्तर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के। और आप जान लीजिए चंद्रा एक्सरे दूरबीन का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान कोलंबिया से 23 जुलाई 1999 को किया गया। इसका नामकरण भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर किया गया था और ये मिशन वर्तमान में अंतरिक्ष में सक्रिय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला स्थापित की है। ये सही नहीं है।
एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। तो न तो एक न तो दो, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आइए जानते हैं दोस्तों, 28 सितंबर 2015 को इसरो ने एस्ट्रोसेट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किया। एस्ट्रोसेट का कुल वजन 1513 किलोग्राम है और इसे पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया। और आप जान लीजिए कि दूसरा कथन गलत है। भारत के अलावा अब तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका, रूस और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष में ऐसी वेधशाला स्थापित करने में उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए कथन एक भी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कौन सी है? तो सही उत्तर कहाँ पर? भारत में है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली की अटाकामा मरुस्थल जो है ये सेरो चेंजनेटर ज्वालामुखी की चोटी पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला है। और दोस्तों ये वेधशाला समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर है। और लेकिन वर्तमान में देखा जाए विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, और ये जब प्रश्न पूछा गया था तब का है, और ये लद्दाख क्षेत्र के हानले गांव में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2001 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब इनसेट 3B लॉन्च किया गया था तो उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? तो उत्तर है के कस्तूरीरंगन। और दोस्तों आप जान लीजिए इनसेट 3B जो है ये 2000 में लॉन्च हुआ था और के कस्तूरीरंगन 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है जी माधवन नायर। याद रखिएगा, प्रश्नकाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे और वर्तमान में एस सोमनाथ दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसरो के नए चेयरमैन कौन हैं? तो याद रखिएगा, इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एस सोमनाथ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कितना ही महत्वपूर्ण है कि ये बिल्कुल करंट का प्रश्न है। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इस स्थान पर उन्होंने डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों। कथन है कि भारत के टेली कम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। कारण है कि भारत स्टार वार जैसी तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आप जान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि देखिए टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टेलीविज़न ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? ये आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। याद रखिएगा, थोड़ा सा तकनीकी है दोस्तों। टेलीविज़न और रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सिंप्लेक्स लाइन केवल एक दिशीय सूचना का वहन करता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। बताइए, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये आपको बताना है कि कहाँ से। तो सही उत्तर है बैकानूर से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर फसल की उपज का आकलन, ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, बिल्कुल सही। खनिज का अन्वेषण, दूर संचार और यातायात अध्ययन। सही उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि दूर संचार और यातायात अध्ययन के लिए दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फसल की उपज का आकलन, ग्राउंड वाटर संसाधनों के निर्धारण और खनिज अन्वेषण में सुदूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर आपके 3 विकल्प हैं। किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरिम का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश हाइपर स्पेक्ट्रल तथा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक के द्वारा उपग्रह से आंकड़े प्राप्त कर ज्ञात किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों द्वारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड, मार्लिन, लिडार आदि तकनीकों से विभिन्न स्थानों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का आकलन किया जाता है और इसी प्रकार थर्मल इंफ्रारेड के माध्यम से भूपृष्ठ तापमान का भी मापन किया जाता है। तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी किस क्षमता को प्रदर्शित किया था? तो उत्तर है कि वो तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है और अक्टूबर 1994 में PSLV की प्रथम सफल उड़ान के साथ भारत तुल्यकालिक उपग्रह के प्रक्षेपण में सक्षम हो गया और इसमें PSLV 804 किलोग्राम वजनी सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-P2 को 820 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य समकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था और इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से? तो ये कौरू से। दोस्तों इनसेट 3C का प्रक्षेपण दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया था और इनसेट श्रृंखला के उपग्रह GSAT-10 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से 29 सितंबर 2012 को किया गया था। संचार उपग्रह GSAT-31 का प्रक्षेपण कौरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से 6 फरवरी 2019 को और 17 दिसंबर 2020 को भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को प्रक्षेपण किया गया था? तो उत्तर है इनसेट 4A का। अगला प्रश्न है दोस्तों, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह छोड़े गए थे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 से अधिक उपग्रह 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण 15 फरवरी 2017 को PSLV C-17 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? एप्पल, IGMD, स्टेप या फिर साइट? तो सही उत्तर है सबसे पहले साइट, फिर स्टेप, फिर एप्पल और फिर IGMD। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, साइट का मतलब होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। इसका संचालन 1975 में नासा तथा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्टेप का अर्थ है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट 1977 में। एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट से 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कौरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। और IGMD इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का शुभारंभ DRDO द्वारा 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से? तो उत्तर है कौरू फ्रेंच गुयाना से 1981 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 19 जून 1981 को। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो दोस्तों 12 जून 1990 को इनसेट 1D का प्रक्षेपण किया गया था।
अगला प्रश्न है इनसेट 2A कब छोड़ा गया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जान लीजिए। इनसेट 2A दोस्तों, ये आपका इनसेट 2A का प्रक्षेपण 1992 में 10 जुलाई को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसेट 4C हाल में अपने निर्धारित कक्षा में प्रस्थापित नहीं हो पाई, उसका भार कितना था। तो ये 2168 किलोग्राम था और 10 जुलाई 2006 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के इनसेट 4C उपग्रह को 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए लॉन्च पैड से छोड़ा गया और 2168 किलोग्राम वजनी उपग्रह इनसेट 4C प्रक्षेपण के तुरंत बाद ही बूस्टर और लॉन्च टर्मिनल के अलग होने के चरण में गड़बड़ी के कारण आग के गोले में बदल गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचारण उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया था। तो ये श्रीहरिकोटा से 2013 में 1 जुलाई को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली। दोस्तों आप जान लीजिए, ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण है कि 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है IRNSS तुल्यकालिक या जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह और भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है, सही नहीं है। और 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, तो ये भी सही नहीं है। केवल और केवल कथन 1 आपका सही है। दोस्तों भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली जो IRNSS है, भारत द्वारा विकसित स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। ये भारतीय प्रणाली भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ ही भारतीय सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों की सटीक स्थिति से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है। और अप्रैल 2016 में इस प्रणाली के 7वें उपग्रह IRNSS 1G के सफल प्रमोचन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाविक नाम दिया था। और इस प्रणाली के 7 उपग्रहों में से 3 उपग्रहों पर को उपयुक्त भू स्थिर कक्षा में और शेष 4 उपग्रहों को 2 विभिन्न तलों पर विषुवत रेखा संपार और अपेक्षित झुकाव के साथ भू समकालिक कक्षाओं में स्थापित किया गया है। भारतीय उपग्रह नौवहन प्रणाली एक क्षेत्रीय प्रणाली है और वर्ष 2019 तक इसका पूर्ण वैश्विक संचार प्रस्तावित नहीं है। ये कथन सत्य है, लेकिन कथन 2 और 3 आपके असत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नाविक NAVIC का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल और नेविगेशन विद इंडियन कोऑपरेशन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाविक का फुल फॉर्म है, आप जान लीजिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप जानते रहें। इसके अलावा दोस्तों, जो करंट में किसी उपग्रह का प्रमोशन किया जाता है, किसी जो है कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ये सब इस खंड में करंट अफेयर्स से बनने वाले कई सारे प्रश्न होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को तैयार करते समय करंट अफेयर्स पर भी विशेष दृष्टि रखनी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।